नमस्ते, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में संडे स्पेशल में हम बात करेंगे अमेरिका के का एक तरह से देखा जाए राइज़ और फिर उसके बाद सडन डिक्लाइन जो हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका कमज़ोर हो गया और ख़त्म हुआ जा रहा है जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं। अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे पावरफुल मुल्क है, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी। और उसका कंट्रीब्यूशन जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ किसी भी फील्ड में आप लीजिए वो सबसे आगे। ये सच है कि उनके कंट्रीब्यूशन से सबों की लाइफ बहुत आसान हुई। ऑटोमोबाइल और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो कि किस चीज़ें डिजिटल जो रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आया, मगर यूरोप में क्राइसिस आ गई। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस पूरा चला और लेकिन उस पीरियड में पूरा अमेरिका ने अपने को बचा के रखा। उस पीरियड में पूरा अमेरिका का जोर था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था, इंडस्ट्रीज, मेगा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो कर रहे थे और यूरोप लड़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप को बचाने के लिए बिल्कुल आखिर में वो उन्हीं ने ज्वाइन किया और मदद करके जीत हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका का राइज शुरू होता है, लेकिन वहां पे फिर कोल्ड वॉर आ जाती है। कोल्ड वॉर में हुआ ये कि दो सुपर पावर इमर्ज कर गई। एक तरफ तो अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन थी। दोनों बहुत पावरफुल थे और दोनों के की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरा मुल्क, दुनिया जो थी, विश्व जो था वो डिवाइडेड था इन दो कैंप के। एक तीसरा कैंप भारत ने बना लिया था, नॉन अलाइनमेंट, जिसमें बाकी सब लोग बड़ी संख्या में 100 से भी अधिक लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, जो कि दोनों कैंप में नहीं, किसी मिलिट्री अलायंस के पार्ट नहीं बनना चाहते थे, मगर वो दोनों के साथ रहते थे। दोनों के जो सुपर पावर राइवलरी है उसको अपने फेवर में एक्सप्लॉइट करते थे और भारत ने इसमें बहुत फायदा उठाया, रशिया से भी और अमेरिका से, मेनली रशिया से। कोल्ड वॉर के बाद ये पीरियड जो आया, लेकिन ये वो पीरियड था जिसमें जो थी शुरू की जो जंगें थी कोरिया की या उसके पहले युद्ध के बाद फौरन जो उसका इस्तेमाल हुआ न्यूक्लियर वेपन्स का अमेरिकन ने किया, वो इसीलिए किया था कि दुनिया को बताना चाहते थे। हालांकि वो जब जिस वक्त हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया, वर्ल्ड वॉर वर्चुअली खत्म सी हो चुकी थी, लेकिन वो ये दिखाना चाहते थे खासतौर से अपनी राइवल सोवियत यूनियन को कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। अब ये है कि वो इनका जो राइज का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी के ऊपर एक मोनोपोली थी जो किसी देश की नहीं थी, और उसमें वो सबसे आगे होने की वजह से थी। और डिक्लाइन की भी यही वजह बची, जो डिक्लाइन आया उसकी भी वजह यही, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर जो उनका मोनोपोली थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। दूसरे देशों के पास भी टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे कि इंडिया, चाइना, रशिया और रशिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दूसरी फील्ड में बहुत आगे गया, इंडिया ने चंद्रयान भेज दिया, न्यूक्लियर फील्ड में खासतौर से पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया, स्पेस टेक्नोलॉजी में और बहुत से सेक्टर्स में, कोर सेक्टर्स में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है हाईटेक फील्ड में। तो ये जो था उसके चलते ये कोल्ड वॉर का जो पीरियड था, इसमें वियतनाम, कंबोडिया, लाओस यानी इंडो चाइना की जो बहुत भयानक जंग हुई, जिसमें लाखों लोग मरे, कोई हासिल असूल नहीं। अमेरिका को पहले फ्रेंच लड़ते रहे, फिर वो चले गए तो अमेरिकन लड़ाई लड़ी, मगर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, आखिर में मुल्क को छोड़ के भागना। और बहुत दिनों के लिए अमेरिकन जो थे वो जनरल अपने कामों में लग गए और नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब। लेकिन फिर उसके बाद एक नया फेज शुरू होता है
79 से 1979 से ये वो फेज है जब सोवियत इंटरवेंशन अफगानिस्तान में, और उनके इंटरवेंशन के फौरन बाद ही मुसलमानों ने जिहाद डिक्लेयर किया। प्रो अमेरिकन जो ग्रुप्स थे या कंट्रीज थे, सऊदी अरेबिया और दूसरे, उन लोगों ने जिहाद डिक्लेयर किया। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल था उसमें। इन जिहादियों को ट्रेनिंग दी गई और फिर उनको सोवियत से, रशिया से लड़ाई, एक लंबी लड़ाई चली बाद में। और ये लड़ाई अमेरिकन ने इस्लाम वर्सेस रशिया यानी सोवियत यूनियन में टर्न कर दी। ये बहुत बड़ा कमाल था अमेरिकन का। इसके हो जाने से जाहिर सी बात थी, सब जानते थे कि रशिया की हार होगी, सोवियत यूनियन की हार होगी। और वही हुआ, हार ही नहीं हुई बल्कि सोवियत यूनियन टूट भी गया। हालांकि ये एक अकेला फैक्टर नहीं था, इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर थे। एक तो सोवियत के जो एलाइज थे वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन थे, वो इतने डेवलप। और दूसरी तरफ ये भी था कि जो अमेरिका और सोवियत के बीच में आर्म्स रेस थी वो उसका स्तर बढ़ता चला जा रहा था। बाद एक स्टेज ऐसी आई कि रशियंस के पास अफगानिस्तान की लड़ाई और फिर उसके बाद स्टार वार प्रोग्राम का आना, उनकी इकोनॉमिकली वो बिल्कुल उनका डिक्लाइन शुरू हुआ और टूट गया, एम्पायर टूट गई। एम्पायर टूटने के बाद अमेरिकन जो थे वो इमर्ज हो गए एज द ओनली सुपर पावर। अकेली सुपर पावर थी जिससे दोस्ती करने के लिए सारे दुनिया के देश जो थे वो एक रेस लगाए हुए थे। सबका ये सोचना था कि जो अमेरिका से जिसकी जल्दी से जल्दी दोस्ती हो जाएगी वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की। कुछ दिनों के बाद ये डिसइल्यूजन जो था वो हो गया कि ये संभव नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ये था कि सारे देश, भारत समेत सभी ने अच्छे संबंध अमेरिका से बनाए। और वक्त की तकाजा भी था, ये वो पीरियड था कि जब इकोनॉमिक जो थी वो फ्रंट रो में आ गई और जो पॉलिटिक्स थी वो बैक सीट में पहुंच गई। यानी इकोनॉमिक राइज होने लगा और ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन किए जा गई। अब ये था कि अमेरिका से इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में जा रहा था। अमेरिका ने यह तय किया और यूरोप के भी दूसरे साथ में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स ने कि जहाँ सस्ता माल मिलता है या जहाँ सस्ता लेबर है वहां पे काम कर रहा है, ताकि कम प्रॉफिट, ताकि कम इन्वेस्टमेंट हो, कम एक्सपेंडिचर आए और प्रॉफिट बढ़े। ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज, चाइना का बहुत बड़ा राइज है, चाइना ने बहुत शुरू ही में ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर दिया। बाद में इंडिया ने भी किया, इंडिया को भी बहुत फायदा हुआ। बहुत सी कंपनीज आई, खासतौर से जापान, साउथ कोरिया, यूरोप के भी देश अब लगातार आ रहे। इंडियन की इकोनॉमी भी लगातार बढ़ने लगी और अब तो $3.7 ट्रिलियन की हो गई। और बहुत जल्दी ये तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की हो जाएगी। इस तरीके से भारत भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट देश के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल भी था और बहुत जो अंग्रेजी स्पीकिंग कंप्यूटर से भी टेक्निकल क्लास मौजूद है। इसलिए अभी भी भारत की बड़ी बड़ी कंपनी जो है यूरोप की, वो भारत आना चाहती है। हालांकि वो भी इंतहा कंसेशन मांग रहे हैं, जितने कंसेशन भारत देने पे भी नहीं तैयार है। भारत की अपनी शर्तें हैं, उस शर्तों पे चाहता है वो। हालांकि भारत ने बहुत से रिफॉर्म्स लाए हैं अपने यहाँ, बैंकिंग हो, लेबर लॉज हो और दूसरे, ताकि ये इन्वेस्टमेंट लाने में आसान। इसके आते हुए अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर एक बहुत अनएम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि वहां पे लेबर पर बेकार हो। उनकी जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी, जो ब्लू कॉलर वर्क का था, उसकी भी तनख्वाहें $5,000-6,000 होती थी और वो महीने में $5,000-6,000 कमाता था, अच्छे मकान में रहता था। फिर उसके बाद यही नहीं बल्कि साल में एक बार घूमने जाता था यूरोप या एशिया, अफ्रीका, इन तमाम जगह से। 2 गाड़ियां कम से कम रहती थी उसके पास, खरीदता था। बहुत लविश लाइफ मिडिल क्लास की, जो कि अमेरिका में सबसे। अमेरिका के अंदर धीरे धीरे रिच एंड पुअर गैप बढ़ने लगा। जो रईस थे वो बहुत रईस होते चले गए, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, वहां अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गया। यानी काम तो मिल जाता है, कहीं ऑड वर्क्स कभी कहीं कर लिया, हफ्ते में 3 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, 6 दिन कर लिया, बाद में बैठ गए, फिर मिल गया, किसी सूरत से जिंदगी वो बसर कर लेते।
बहुत से लोग डोल्स पे भी हैं उनके, इस तरीके से बात चलती। लेकिन साथ में ये भी हुआ, जब 21st सेंचुरी आई तो अमेरिका का अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं बड़े बड़े, जो कि फॉरेन पॉलिसी प्लानिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों ने, और अमेरिका का रुझान भी ऐसे ही हुआ कि अमेरिकन जो 21st सेंचुरी है वो अमेरिकन सेंचुरी होगी, और इस सेंचुरी में वो किसी दूसरे मुल्क को या दूसरी ताकत या ग्रुप ऑफ नेशंस को अपने बराबर नहीं आने देंगे। उसके लिए जरूरी है कि तेल के जो और रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एशिया अफ्रीका की, उसके ऊपर अमेरिका का ग्रेटर कंट्रोल यानी बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। और ग्रेटर कंट्रोल से मतलब ये है कि तेल की कीमत या मिनरल्स की कीमत अमेरिकन मल्टीनेशनल्स डिसाइड करेंगी, न कि देशों की, और वो प्रोडक्शन भी वो तय करेंगे कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये थे कि वो ऑयल को एक वेपन की तरह देख रहे थे। ये एक बड़ा संघर्ष था ओपेक और उनके बीच में, अमेरिकन के बीच में। और फिर ये भी था, डिसीजन लिया गया कि जो भी अमेरिकन पॉलिसी को खिलाफ काम करेगा उसको कंटेनमेंट, सबसे पहले से चल रहा था। एक तो कंटेनमेंट की पुरानी पॉलिसी है, कंटेन करने की, उनको रशिया को कंटेन करना, क्यूबा को कंटेन करना, जहां जहां कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आए थे उनको, फिर दूसरी कंट्रीज को भी, लाइक वेनेजुला, ईरान और बहुत सी कंट्रीज को कंटेन करना शुरू कर दिया। और जब प्रेसिडेंट बुश जूनियर, उन्हीं ने, जॉर्ज बुश जूनियर, उन्हीं ने डिक्लेयर किया कंटेनमेंट पॉलिसी, जो डुअल कंटेनमेंट पॉलिसी थी ईरान इराक दोनों को कंटेन करने की, उन्हीं का वो फेल हो गई है। अब हम यहाँ पे रिजीम चेंज करें। और उसके बाद हमने देखा, पहले अफगानिस्तान की रिजीम चेंज हुई, जहाँ पे बिन लादेन का एक ऑपरेशन था, जिसके अंदर 9/11 हुआ, यानी ट्विन टावर्स के ऊपर न्यूयॉर्क में अटैक हुआ, और उसके अलावा दूसरी जगहों पे भी, वाशिंगटन और कई जगहों के ऊपर अटैक किया था। बहुत भयानक था, जिसमें कई हजार लोग मरे। वो एक बहुत ऐसी दुर्घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसके बदले में अमेरिकन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, और अफगानिस्तान में जो उस समय तालिबान की हुकूमत थी, जो कि जिनका मानना ये था कि बिन लादेन जो है वो उनके गेस्ट हैं, उनको जाने। हम सभी जानते हैं कि अफगान बहुत ट्राइबल कल्चर है, उसमें गेस्ट जो है होता है तो उसको उसकी पूरी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी बनती है, और मना कर दिया। और दूसरी बात ये भी थी कि विचारधाराएं भी मिलती थी तालिबान और पाकिस्तान, अलकायदा की, और अलकायदा तालिबान मिल के काम कर रहे थे। पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट दे रहा था, सभी जानते हैं। वहां पे रिजीम चेंज हुई, रिजीम चेंज के बाद 22 साल तक लड़ाई चली। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, जो गवर्नमेंट तो बनी डेमोक्रेटिक, मगर वो अमेरिकन इंटरेस्ट को नहीं सर्व कर पा रही थी। उसके रिश्ते भारत से भी अच्छे थे, ईरान से भी अच्छे रहे, दोनों की गवर्नमेंट में, 2 गवर्नमेंट आई वहां पे। फिर उसके बाद ये हुआ कि बाद में आखिर में अमेरिकन ने उनसे बातचीत करके विड्रॉ किया। इसी तरह इराक के अंदर उन्होंने सोचा कि इराक के बारे में अमेरिकन का मानना ये था कि इट्स फ्लोटिंग ऑन ऑयल, इतना तेल है और गैस है और दूसरे मिनरल्स। सद्दाम हुसैन की रिजीम चेंज की गई, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, मैं जानना नहीं चाहता, ये एक अलग टॉपिक है, कभी और बात करेंगे। और ये हुआ, लेकिन रिजीम तो उन्हीं ने बदल दी, लेकिन प्रो अमेरिकन रिजीम वहां भी नहीं बना पाया। ये था कि अफगानिस्तान और इराक की रिजीम चेंज हो जाएगी, दोनों के बॉर्डर और पाकिस्तान, तीनों के बॉर्डर जो है ईरान से मिलते हैं, तो आसानी से ईरान की भी रिजीम बदल जाएगी। वो भी नहीं हो पाया अभी तक। और इस बीच में ईरानियन भी बहुत पावरफुल होकर मंजिलों पर जो कहीं देख रहे हैं आजकल, जिस तरीके से उन्होंने इसराइल के साथ जो डील किया है, जिस तरीके से उनके सहयोगी दल, जिन्हें के अमेरिकन कहते हैं कि प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके माध्यम से
वॉर चलती रही, वॉर के चलते हुए फिर इंटरनल बहुत से फैक्टर्स थे, जैसे कि वहाँ पे सब प्राइम वाली जो बात थी, यानी कि ये जो बबल था उसका, रियल एस्टेट का, वो बर्स्ट हो गया। लोग मकान खरीद रहे थे, मकान बेच रहे थे, और जो भी चाहता था जाके मकान खरीदना चाहता था, उसको सिर्फ अपना कार्ड दिखाना होता था, लोन मिल जाता था, और लोन मिल के वो कुछ महीने रखता था, फिर बेच देता था, फिर दूसरा ले लेता था। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं थी, कैश नहीं था देने के लिए, क्योंकि पहले ही इराक और अफगानिस्तान की वार में $6 ट्रिलियन अमेरिका का खर्चा हो चुका था। फिर ये लॉसेस जो थे ये बहुत थे, उसके चलते वो बैंक फेल होने लगे, लेमन बैंक जैसा। और यही नहीं, बल्कि वो भी दो बड़े बैंकर्स बैंक जो थे, फ्रेडी मैक एंड सम मे, दैट्स कॉल्ड, ये दो बैंकर्स बैंक थी जिनकी वर्थ $5 ट्रिलियन से भी थी, वो भी बैठ गए। बैंकों को पैसा देते थे और बैंक उनको आगे सस्ते लोन देते थे, और वो आगे इंडस्ट्री को या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। इसके अलावा छोटे बहुत से बैंक फेल हुए। उससे अमेरिका निकलने की कोशिश कर रहा था। तब से अमेरिकन इकोनॉमी वीक थी, इन्फ्लेशन आ गया था, बहुत सी प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ने लगा। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से पैंडेमिक कोरोना काल आ गया, उसमें एक दूसरा बड़ा सेटबैक। फिर अमेरिका की इकोनॉमी जब वीक होती है तो उसके साथ साथ यूरोप और अरब देश और दूसरे तमाम देशों पे असर पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। भारत पे असर नहीं पड़ा। उसकी वजह ये थी कि हमारी इकोनॉमी जो थी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, इंटरनल मार्केट हमारा बहुत बड़ा, 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, एक बड़ा मिडिल क्लास भी बन चुका है कई, और फिर उसका सैलरीज भी बहुत ज्यादा है, जो आप शहरों में देख रहे हैं जिस तरीके से गाड़ियां, मोटर, मकान और खरीद रहे हैं और रह रहे हैं लाइफ स्टाइल। हालांकि इंडिया में भी गरीबी और अमीरी के बीच में बढ़ता होने लगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी स्ट्रॉन्ग, इसमें आजकल काफी क्राइसिस। बहरहाल, तो वो लगातार जो ये हुआ, इससे अमेरिका का काफी डिक्लाइन होने लगा। लेकिन ये वो पीरियड था जिसमें 2001 से ही ब्रिक्स की भी बात होने लगी, यानी वो देश जो डेवलपिंग नेशन थे, जो बीच में इमर्ज करके एक डेवलपिंग नेशन में इमर्ज कर गए थे, पावरफुल नेशन बन गए थे, जैसे कि इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, बाद में साउथ अफ्रीका भी। और इन देशों ने अपना एक संगठन बनाना शुरू किया। इनका प्लान ये था कि भाई हम आपस में ट्रेड करेंगे, डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, और जो एक बैंक भी बनाएंगे। इसी के वर्ल्ड बैंक से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, हम लोग अपना एक बैंक बनाएंगे। $4-5 बिलियन भी इकट्ठा हुआ, उसमें बना। और फिर उसके अलावा ये था कि सब थी, लेकिन ये कभी बढ़ता था कभी घटता था पूरी तरीके से। रशियन वॉर के बाद जब रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया, अटैक किया, उसके बाद जो था एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है यूरोप के अंदर। और उसके बाद रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे, उन सैंक्शंस के बाद वो टल गए। और फिर ये भी अनाउंस हो गया कि रशिया के जो असेट्स हैं, जितने उनके जो इन्वेस्टमेंट थे अमेरिका और यूरोप में, उनका प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि वो सीज कर दिया। सीज करके बाद कहा कि ये हम वॉर जो लड़ रहे हैं यूक्रेन में, उसके रिकंस्ट्रक्शन वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। उनको 300 बिलियन से भी ज्यादा थे की रकम थी, प्लस गोल्ड और दूसरी बहुत सी चीजें। इसके होने से पूरे दुनिया में एक सनसनी फैल गई, यानी सभी को डर लगा कि उनके पैसे अमेरिका के अंदर सेफ नहीं है। जब तक वो प्रो अमेरिकन बात करूं तो आपके पैसे सेफ हैं, जब अमेरिका के खिलाफ कोई डिसीजन लो तो आपके ऊपर सैंक्शन लगते हैं, और सैंक्शन भी ऐसे सैंक्शन कि आपको अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बाहर कर दिया जाता है, स्विफ्ट से बाहर हो सकती जाती है, तो आप ट्रेडिंग ही नहीं कर पाते दूसरे देशों। ये हुआ कि ब्रिक्स के अंदर ने जो प्रोग्राम किया कि लोकल करेंसीज करने के लिए, तो बहुत से देश उसमें ज्वाइन करने लगे।
यही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई और भी बहुत साउथ ईस्ट एशिया के देश, मलेशिया, इंडोनेशिया और क्या कहते हैं इजिप्ट के अलावा बहुत से देश हैं, लगभग 40 देश के करीब हैं जो चाहते हैं कि ब्रिक्स की मेंबरशिप लें और आपस में लोकल करेंसीज में। ये एक मेजर चैलेंज है अमेरिका के सामने। ये डी डॉलराइजेशन, अगर डी डॉलराइजेशन प्रोसेस पिकअप करता है, तो सचमुच होता है, तो फिर ये क्या डॉलर की जो स्ट्रेंथ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, एज ए ग्लोबल इकोनॉमी में, वो बहुत कम हो जाएगी। मगर ये कोई आसान काम नहीं है। पहले भी कहा कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, उसके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो एकदम से खत्म नहीं हो सकती। मगर ये भी सच है कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड इमेज, और मल्टीपोलर वर्ल्ड की इमेज होते ही इंडिया और ब्राजील, साउथ अफ्रीका और कई एक देशों ने, जर्मनी, जापान, इन सब ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स होने चाहिए। और इन कंट्रीज जिनका मैंने अभी नाम लिया, इन्हीं ने डिमांड किया कि इनको सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप भी मिलनी चाहिए। इन प्रिंसिपल तो सब एग्री कर गए, मगर जो बड़ी ताकतें हैं वो अलग अलग रीजन से इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने। बल्कि यही नहीं, बल्कि इंडिया ने ये भी कहा, उसके साथ साथ और दूसरे देशों ने भी कहा कि जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी रिफॉर्म होने चाहिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में भी, उसमें भी साझेदारी बढ़नी चाहिए भारत जैसे या दूसरे देशों की। जो देश आजाद हुए थे 50s में या 40s, लेट 40s में, अब उनकी उस वक्त बहुत गुर्बत थी इन देशों में, लेकिन अब ये संपन्न हो चुके हैं। और ये जब संपन्न हो चुके हैं तो वो चाहते भी हैं कि उनका एक रोल भी होना चाहिए यूनाइटेड नेशन। इसी को जिस समय यूनाइटेड नेशन बनी थी, उस समय ये लोग ज्यादातर ब्रिटेन, फ्रांस के जो थे वहां पे की कॉलोनी थी, उन्हीं का रूल वहां पे चल रहा था, उन्हीं लोगों ने बनाई थी, और इन देशों को वही लोग रिप्रेजेंट भी करते थे एक तरह से। ये इस तरह से बहुत सिस्टमेटिक डिक्लाइन होता हुआ तो नजर आता है। वो इसलिए हो रहा है कि ये जो डेवलपिंग नेशंस का राइज, अब ये कहाँ तक जाएगा ये कहना भी मुश्किल है। क्या सचमुच अमेरिका का डिक्लाइन हो जाएगा पूरी तरीके से? मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाला काफी समय लगेगा। लेकिन यह है कि ये डिजिटल एज है, इस एज में चीजें बहुत फास्ट हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि संभव है ये। और अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव नहीं। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक्सट्रीम, वो बहुत ज्यादा मिलिटराइज्ड है। हर चीज, हर मसले को मिलिट्री के माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा डिप्लोमेसी वहां चल भी नहीं सकती उन देशों के साथ। और उसके चलते हुए युद्ध हो रहे हैं बहुत, इसराइल का मिडिल ईस्ट के अंदर, और फिर उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि जो जो रशिया की और यूक्रेन में जो चल रही है, इसके बहुत चांसेस हैं कि यूरोप में पूरी फैल जाए, या मिडिल ईस्ट की जो वार है ये भी बहुत से मुल्कों में, खासतौर से ये जो है पश्चिम पर्शियन गल्फ का एरिया है, वहां भी फैल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ऑयल सप्लाई भी डिस्टर्ब हो सकती है, उससे उससे ग्लोबल इकोनॉमी भी को और बड़ा झटका लगेगा, रिसेशन में भी जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से काफी कमजोर है। देखना यह है कि ये अलग मसले हैं, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, चाहे यूक्रेन हो या वो जंग हो, लेकिन यह है कि अमेरिका को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि रशिया या चाइना उसके कंपिटिटर के रूप में इमर्ज करे। वो अकेले ही सुपर पावर रहना चाहते हैं। रशियन अमेरिकन ने जो वेपन बनाए हैं उनका इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं और करना भी जानते हैं, पहले भी किया है। ये एक बड़ा चिंताजनक बात है। इतनी बड़ी ताकतें हमने देखा ये अपनी पावर को आसानी से नहीं कंप्रोमाइज करते या छोड़ते। इनमें हमेशा से ऐसा हुआ कि, लेकिन ये युद्ध अगर होगा तो बहुत भयानक होगा और बड़ा। इसलिए लगता है कि शायद ये ना होने पाए बातचीत से। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में इतनी बात करेंगे और जल्दी अगले हफ्ते में नए सब्जेक्ट
विस्तार से बात करने की कोशिश की। सब्जेक्ट बहुत लंबा था, इसको मैंने काफी कंटेन करके मैंने बताने की कोशिश की। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर अलग अलग आधे आधे घंटे, एक एक घंटे बात की जा सकती है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है और इसको प्रमोट। धन्यवाद।